नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आज उद्धव आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। चलिए बिना देरी के हुए बढ़ते आज की महत्वपूर्ण दिन के अपडेट की ओर। आज का पहली अपडेट है विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया गया। वैश्विक क्षय रोग महामारी को समाप्त करने और क्षय रोग टीबी के स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 1700 के दशक में रोगियों के फीके रंग के कारण टीबी को सफेद प्लेग कहा जाता था। 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी पैदा करने वाले बैक्टीरिया की खोज की गई थी। WHO के अनुसार अनुमानित 9.9 मिलियन लोग टीबी से बीमार पड़ गए और 2020 में वैश्विक स्तर पर टीबी से 1.5 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई। बावजूद इसके कि यह एक रोकथाम योग्य और इलाज योग्य बीमारी थी, 2023 विश्व क्षय रोग दिवस का विषय वी कैन एंड टीबी यह है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। यह अपडेट है पुरस्कार के बारे में। INS द्रोणाचार्य को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS विक्रांत का दौरा किया और फोर्ट कोच्चि में भारतीय नौसेना के गनरी स्कूल INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया। प्रेसिडेंट कलर या निशाने को सर्वोच्च सम्मान माना जाता है जो भारत के सर्वोच्च कमांडर भारतीय राष्ट्रपति राष्ट्र के लिए अपनी असाधारण सेवा के लिए एक इकाई को देते हैं। इस अवसर पर केरल के राज्यपाल, केरल के मुख्यमंत्री, नौसेना प्रमुख, दक्षिणी नौसेना कमान, एक फ्लैग ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ ऑफ अन्य वरिष्ठ सेवा और नागरिक गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। अगली अपडेट है रैंक और रिपोर्ट के बारे में। हवाई दिल्ली अड्डे को दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन रेटिंग संगठन स्काईटेक्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का नाम दिया गया है। इसके बाद दोहा हमद हवाई अड्डे का स्थान है। 2022 में सिंगापुर नंबर 3 पर था, जबकि दोहा हमाद ने नंबर 1 स्थान हासिल किया था। स्काईटैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स वार्षिक वैश्विक हवाई अड्डे के ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण पर आधारित है, जो अगस्त 2022 से फरवरी 2023 की अवधि के दौरान किया गया था। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.40 अरब डॉलर घटकर 3 महीने के निचले स्तर 560 अरब डॉलर पर आ गया। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 2397 अरब डॉलर की गिरावट देखी गई, जिससे 10 मार्च 2023 को यह 3 महीने के निचले स्तर 560 अरब डॉलर पर आ गया। लगातार 5 सप्ताह तक गिरने के बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3 मार्च को समाप्त सप्ताह में पहली बार बढ़कर 562.40 अरब डॉलर हो गया था। आंकड़ों के अनुसार भारत की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां करीब 2.2 अरब डॉलर घटकर 494.86 अरब डॉलर रह गई। भारत के स्वर्ण भंडार और SDR होल्डिंग्स में भी 10 मार्च तक कमी देखी गई। दोनों भंडार 110 मिलियन डॉलर और 53 मिलियन डॉलर गिर गए। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने HDFC और HDFC के बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने HDFC और HDFC बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है। HDFC लिमिटेड को पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और फ्रेडा और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के साथ साथ भारत के स्टॉक एक्सचेंजों BSE और NSE से मंजूरी मिल चुकी है। NCLT के प्रस्तावित विलय के लिए मंजूरी हासिल करने के लिए शेयर धारकों की बैठक आयोजित करने की भी मंजूरी दे दी है। HDFC बैंक का विलय वित्तीय वर्ष 2024 की दुनिया या तीसरी तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद है। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। अमेरिका ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी। अमेरिका ने औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी और बीजिंग के दावे को खारिज कर दिया कि पूर्वोत्तर राज्य चीनी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पिछले महीने अमेरिकी सीनेट ने पहली बार पेश किए गए 2 दलों के प्रस्ताव में अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग माना गया था और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का भी समर्थन किया गया था। प्रस्ताव में क्षेत्र में निजी उकसावे को भी निंदा की गई,
जिसके वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने के लिए चीन द्वारा सैन्य बल का उपयोग भी शामिल है। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। आईसीसी ने यूक्रेन युद्ध अपराधों के लिए व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा कि उसने यूक्रेन से बच्चों के अपहरण में कथित संलिप्तता के कारण रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसी तरह के आरोपों पर रूसी संघ के राष्ट्रपति के कार्यालय में बाल अधिकार मामलों की आयुक्त मारिया अलेक्सीयेवना लोवावा बेलोवा की गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी किया। युद्धग्रस्त यूक्रेन ने आईसीसी की घोषणा का स्वागत किया और राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस ऐतिहासिक फैसले की सराहना की। अगली अपडेट है पुरस्कार के बारे में। प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। तमिल लेखिका शिवशंकरी को उनके 2019 के संस्मरण सूर्य वामसन के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। के बिरला फाउंडेशन ने घोषणा की शिवशंकरी का साहित्यिक करियर 5 दशकों से अधिक का है। वह 36 उपन्यासों, 48 कथाओं, 150 लघु कथाओं, 15 यात्रा वृत्तांतों, निबंधों के साथ संग्रह और 3 आत्मकथाओं की लेखिका है, जिनमें से एक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर आधारित है। फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि संस्मरण सूर्य वामसन, जिनका अर्थ धकधकते सूरज की बेटी है, शिवशंकरी के सभी कार्यों में अद्वितीय है। अगली अपडेट अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन संयुक्त रूप से पीएम मोदी और शेख हसीना ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से एक आभासी मोड में भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला दोनों प्रधानमंत्रियों ने सितंबर 2018 में रखी थी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड 2015 से बांग्लादेश को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति कर रही है। यह भारत और उसके पड़ोसियों के बीच दूसरी सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग भारत बांग्लादेश संबंधों की पहचान बन गया है। अगली अपडेट है रैंक और रिपोर्ट के बारे में। भारत में साक्षरता दर बिहार सबसे कम 61.8% और केरल 94% पर सबसे अधिक। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार बिहार में भारत में सबसे कम साक्षरता दर यानी 61.8% है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 65.3% और राजस्थान में 66.1% है। केरल में भारत के सबसे अधिक साक्षरता दर 94% है। इसके बाद लक्षद्वीप में 91.85% और मिजोरम में 91.33% है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी साझा की। मंत्रालय ने कहा कि देश में वयस्कों के बीच साक्षरता दर में सुधार के लिए प्रौढ़ शिक्षा की एक केंद्र प्रायोजित योजना साक्षर भारत शुरू की गई थी। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो एमपीएससी गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।